हेलो दोस्तों, आज हम लोग प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन पढ़ने वाले हैं। तो आइए जानते हैं प्रिज्म क्या होता है और इससे संबंधित अपवर्तन की घटना को आज हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि जब हम प्रिज्म से किसी श्वेत प्रकाश किरण को गुजारते हैं तो वहाँ प्रकाश के अपवर्तन के कारण दो घटनाएं एक साथ होती हैं। एक घटना कि प्रकाश के किरण के मार्ग में विचलन उत्पन्न होता है, जिसे प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन कहा जाता है। और दूसरी घटना कि जब श्वेत प्रकाश किरण उससे अपवर्तित होकर निर्गत होती है तो वहाँ वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त होती है, यानी अलग अलग रंगों की हमें पट्टी प्राप्त होती है। तो इस घटना को हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो प्रिज्म जो होता है उससे प्रकाश द्वारा विचलन भी देखने को मिलता है और साथ साथ वर्ण विक्षेपण की घटना भी देखने को मिलती है। तो इन्हीं घटनाओं का आज हमें अध्ययन करना है। तो सर्वप्रथम हमें यह जानना होगा प्रिज्म क्या होती है। तो प्रिज्म एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम होता है जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। प्रिज्म एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम होता है जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। इन पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। इन पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं तथा इनके बीच के कोण को अपवर्तक कोण अथवा प्रिज्म कोण के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं, यहाँ एक चित्र दिखाया गया है। इस चित्र में ABC जो एक त्रिभुजाकार आकृति दिखाई गई। तो त्रिभुजाकार आकृति केवल इसका एक सामने का फ्रंट फेस होता है, बाकी इसमें समतल अगर पृष्ठ देखा जाए तो तीन समतल पृष्ठ होते हैं। इसमें तीन समतल पृष्ठ होते हैं, दो पृष्ठों से घिरा होता है और साथ में एक पृष्ठ नीचे की ओर होता है। इस तरीके से, मतलब एक तो इस तरीके से होता है और एक नीचे। तो बाहरी किनारा जब देखेंगे तो बाहरी किनारा इसका एक त्रिभुजाकार दिखाई देगा। तो यही त्रिभुजाकार आकृति हम यहाँ दिखाए हैं। यहाँ ABC एक प्रिज्म को प्रदर्शित किया गया है और इसमें जो कोण A होता है, दो समतल पृष्ठ जिस कोण पर झुके होते हैं, इस कोण A को हम अपवर्तक कोण अथवा प्रिज्म कोण के नाम से जानते हैं। प्रिज्म कोण भी कहा जा सकता है और अपवर्तक कोण इसी कोण A को कहते हैं। अब आइए देखते हैं कि एक प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। तो यहां देखिए, हमने इस प्रिज्म ABC पर एक विशेष रंग की प्रकाश किरण का आपतन कराया है। यहां श्वेत प्रकाश किरण का आपतन नहीं किया गया है, एक विशेष रंग की प्रकाश किरण का आपतन कराया गया है, जिससे कि हमें वर्ण विक्षेपण अभी नहीं देखना है, हमें प्रकाश का विचलन देखना है, उसका अपवर्तन देखना है। तो एक विशेष रंग की प्रकाश का किरण हमने ले लिया PQ और उसको आपतित कराया प्रिज्म के एक समतल पृष्ठ AB पर। एक समतल पृष्ठ AB पर इसको हमने आपतित कराया PQ किरण को। और जब यह प्रकाश किरण इस प्रिज्म के Q बिंदु पर जैसे ही प्रवेश करेगा, तो चूंकि बाहर माध्यम हमने वायु लिया और प्रिज्म को कांच से निर्मित माना गया है, मान लीजिए यह अपवर्तनांक का एक कांच से निर्मित है। अब जैसे ही माध्यम वायु से कांच में प्रकाश किरण प्रवेश करेगा, निश्चित ही अपवर्तन होगा। तो पहले पृष्ठ पर अपवर्तन हुआ, प्रकाश किरण जाना चाहिए इस मार्ग पर, डॉटेड लाइन से दिखाया गया, और यहां देखिए अपवर्तित होके यह अभिलंब की ओर झुक गई है। NQE इस बिंदु Q पर खींचा गया अभिलंब है। AB पृष्ठ के बिंदु Q पर खींचा गया अभिलंब NQE दिखाया गया है। और हम जानते हैं जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश किरणें जाती है तो वहां अभिलंब की ओर झुकती है। तो इसी कारण से यह आपतित किरण PQ प्रिज्म के भीतर जब अपवर्तित होगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अभिलंब NQE की ओर ये झुकी है। यहां देखिए आपतन कोण को I माना गया है और इस पृष्ठ पर अपवर्तन का जो कोण है उसको R माना गया है। अब जैसे ही अपवर्तित किरण दूसरे पृष्ठ के सतह पर पहुंचेगी, वहां पुनः एक बार अपवर्तन की घटना होगी, क्योंकि अब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। तो बिंदु R पर यहां अपवर्तन पुनः हो रहा है और अब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश किरण जा रही है, इस कारण से अब अभिलंब से दूर हटेगी। तो बिंदु R पर खींचा गया अभिलंब MRE दिखाया गया है। MRE ये बिंदु R पर खींचा गया अभिलंब है। और जब प्रकाश किरण इस
अपवर्तित किरण जब बाहर जाएगी तो यहां देखिए अभिलंब से दूर हटेगी, इस कारण से हमने इस प्रकाश किरण को नीचे झुका दिया है। अब यहां इस पृष्ठ पर, पृष्ठ AC पर आपतन कोण R' माना गया है और यहां से जो प्रकाश किरण अपवर्तित होकर बाहर जा रही है उसको हमने I' माना है। तो इस I' को अपवर्तन कोण ना कह के हम निर्गत कोण कहेंगे, ये निर्गमन कोण या निर्गत कोण के नाम से जाना जाएगा। आपतित किरण I कोण पर आपतन किया जा रहा है और निर्गत हो रहा है प्रकाश किरण I' कोण पर, अभिलंब से I' कोण पर, तो इसको निर्गत कोण या निर्गमन कोण कहते हैं। अब आइए जानते हैं विचलन क्या होता है। विचलन तो प्रकाश किरणें जिस दिशा में आपतित कराई गई थी प्रिज्म पर और जिस दिशा में निर्गत हो रही है, इन दोनों दिशाओं के बीच के कोण को हम विचलन कोण कहते हैं। देखिए आपतित किरण PQ की दिशा क्या है, ये डॉटेड लाइन से दिखाया गया, PQ की दिशा ये डॉटेड लाइन से यहां दिखाया गया है, और निर्गत किरण की दिशा RS ये है। तो इस आपतित किरण को अगर आगे बढ़ाया जाए और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाया जाए तो यहां देखिए दोनों किरणें D बिंदु पर एक दूसरे से काट रही हैं, बिंदु D पर काट रही हैं, तो D पर यहां देखिए कोण बन रहा है जिसको हम डेल्टा कह सकते हैं, यही विचलन कोण है। तो विचलन कोण क्या होता है, आपतित किरण की दिशा तथा निर्गत किरण की दिशा के बीच का कोण विचलन कोण कहलाता है। तो प्रिज्म पर यहां विचलन कोण लैम्डा दिखाया गया। अब ये विचलन कोण लैम्डा जो होता है ये आपतन कोण पर निर्भर करता है। विचलन कोण लैम्डा का मान आपतन कोण पर निर्भर करता है। अगर हम आपतन कोण का मान धीरे धीरे एक निश्चित आपतन कोण से अधिक, एक निश्चित आपतन कोण के ऊपर हम अगर उसका मान धीरे धीरे बढ़ाते जाएं तो विचलन कोण का मान पहले घटता जाता है और एक विशेष आपतन कोण पर विचलन कोण न्यूनतम प्राप्त होता है और उसके बाद और अधिक बढ़ाने पर विचलन कोण फिर धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर देता है। तो इस प्रकार अगर हम वक्र खींचे, दोनों के बीच आपतन कोण और विचलन कोण के बीच ग्राफ खींचे तो ग्राफ देखिए कैसे बनता है। तो आइए देखते हैं, आपतन कोण I तथा विचलन कोण डेल्टा के बीच वक्र। आपतन कोण I तथा विचलन कोण डेल्टा के बीच वक्र, और हमें अल्पतम विचलन कोण के बारे में जानना है। अल्पतम विचलन कोण क्या होता है, अल्पतम विचलन कोण या अल्पतम विचलन की स्थिति समझ लीजिए क्या होता है। तो अभी बताया गया कि जब हम कोई प्रकाश किरण को किसी प्रिज्म पर एक निश्चित आपतन कोण से अधिक आपतन कोण पर हम डालते हैं प्रकाश किरण को, तो वहां विचलन कोण पर वो निर्भर करता है। विचलन कोण पर यानी विचलन कोण का मान आपतन कोण पर निर्भर करेगा। आपतन कोण और विचलन कोण ये साथ साथ वैरी करेंगे। अब अगर हम भिन्न भिन्न आपतन कोणों के लिए विचलन कोण को हम प्राप्त करें, विभिन्न आपतन कोणों पर प्रकाश किरणों को आपतित कराएं और साथ साथ उसके संगत होने वाले विचलन कोणों को हम नोट करते जाएं और इन दोनों के बीच ग्राफ खींचे तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा, ग्राफ कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। लेकिन यहां जो आपतन कोण लिया जाएगा वो एक निश्चित आपतन कोण से अधिक पर ही ऐसा ग्राफ मिलता है। यानी हम 30 से अधिक, 30 अंश से अधिक आपतन कोण को लिया जाएगा जब, तब इस प्रकार से ग्राफ प्राप्त होगा। अब 0 से 30 के बीच हम रीड नहीं करेंगे, 30 अंश से ऊपर के लिए ही यह ग्राफ मान्य है, क्योंकि 0 से 30 के बीच वहां एक निश्चित परिवर्तन ना होकर वहां परिवर्तन अनियमित होने लगता है, इस कारण से हम उसको रीड नहीं करेंगे। तो यहां हम देखिए विभिन्न आपतन कोणों के लिए जब विचलन कोण ज्ञात करके और आपतन कोणों को x अक्ष पर और विचलन कोण को y अक्ष पर रखकर हम जब ग्राफ खींचते हैं तो प्राप्त ग्राफ एक वक्र होता है। जो वक्र देखिए क्या दिखाया गया है यहाँ पर, एक विशेष आपतन कोण से अधिक यानी 30 अंश से अधिक लिया जा रहा है, 30 अंश से अधिक आपतन कोण पर, यानी 0 से 30 के बीच हम रीड नहीं करेंगे। जब आपतन कोण हम 30 अंश से धीरे धीरे बढ़ाना शुरू करते हैं
तो विचलन कोण साथ साथ बढ़ता जाता है, सॉरी विचलन कोण साथ साथ घटेगा। आपतन कोण के बढ़ने पर विचलन कोण घटता जाता है और एक और केवल एक ऐसा विशेष आपतन कोण प्राप्त होता है जिस पर हमें विचलन अल्पतम प्राप्त होता है। यहां देखिए ये 49 डिग्री के आसपास 48-49 के बीच में जब आपतन कोण होता है तो उस समय विचलन अल्पतम होता है, अल्पतम विचलन। तो इस अल्पतम विचलन को हम डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं, ये डेल्टा एम दिखाया जाता है। विचलन कोण को डेल्टा से लिखते हैं जबकि अल्पतम विचलन कोण को डेल्टा साथ में सफिक्स में स्मॉल एम लगा देते हैं। तो ये अल्पतम विचलन डेल्टा एम प्रदर्शित करता है और यहाँ जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ा रहे हैं विचलन कोण घटता जा रहा है और फिर एक नियत एक निश्चित आपतन कोण केवल एक और केवल एक ही, मतलब ऐसा केवल एक ही कोण होता है आपतन कोण, और कोई ऐसा आपतन कोण नहीं है कि जिस पर हमें विचलन अल्पतम प्राप्त हो। तो केवल और केवल एक निश्चित आपतन कोण पर विचलन न्यूनतम प्राप्त होता है। इस विचलन को हम अल्पतम विचलन कहते हैं और अल्पतम विचलन से और आगे अगर हम आपतन कोण को बढ़ाते जाएं तो विचलन कोण पुनः बढ़ना शुरू कर देता है। तो यह अल्पतम विचलन की स्थिति कहलाती है और अल्पतम विचलन की स्थिति में अगर देखा जाए तो अल्पतम विचलन की स्थिति में ये आपतन कोण आई और निर्गमन कोण आई डैश ये दोनों बराबर होते हैं। अब कैसे बराबर होते हैं हम इनको सिद्ध कर सकते हैं। हम पीछे प्रकाश का एक गुण पढ़ चुके हैं, प्रकाश की उत्क्रमणीयता। प्रकाश में उत्क्रमणीयता का गुण होता है कि अगर प्रकाश किरण पीक्यू आपतित किरण है और आरएस निर्गत किरण है और अगर हम इधर से प्रकाश किरण आपतित कराएं यानी अब की बार प्रकाश का मार्ग हम SRQP वाला ले लें, इधर से अगर हम I डैश आपतन कोण पर प्रकाश को आपतित कराएं तो निश्चित ही हमको निर्गत किरण ये QP वाले मार्ग पर प्राप्त होगा। प्रकाश किरणों में उत्क्रमणीयता का गुण होता है, तो अगर हम SR की डायरेक्शन में प्रकाश किरणों को आपतित कराएं तो निश्चित ही निर्गत किरण QP दिशा में ही मिलेगा और यहां निर्गमन कोण I प्राप्त होगा। यानी अगर आपतन कोण को I डैश ले लिया जाए तो निर्गत कोण I प्राप्त होने वाला है। तो यह दोनों कोण I और I डैश, अब देखने में तो यह लग रहा है कि दो आपतन कोण के लिए विचलन कोण अल्पतम होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हम स्नेल के नियम से अगर वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक n मान ले तो स्नेल का नियम अगर लगाया जाए तो n बराबर क्या मिलेगा, साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा साइन आर। ये पहले पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए हो गया। अब अगर प्रकाश किरण इधर से आपतित कराया जा रहा है तो इस बिंदु R पर जो अपवर्तन हो रहा है उसके लिए अगर लिखा जाए तो आपतन कोण I डैश और अपवर्तन कोण R डैश होगा। तो हम यहां से कह सकते हैं साइन I डैश बटा साइन R डैश, ये लिखा जा सकता है। परंतु हम देख चुके हैं कि I और I डैश, I और I डैश अल्पतम विचलन की स्थिति में बिल्कुल बराबर होते हैं। अल्पतम विचलन की स्थिति में I बराबर I डैश होता है। तो अगर I डैश के बराबर है तो निश्चित ही I डैश के बराबर है तो निश्चित ही R डैश भी बराबर होगा। यहां से हम निकाल सकते हैं R और R डैश भी बराबर होगा। अगर I डैश बराबर हो जाए तो R डैश बराबर होगा। एक किस कंडीशन के लिए है, अल्पतम विचलन की स्थिति में। अगर विचलन अल्पतम है तो उस दशा में I डैश बराबर होगा, R डैश बराबर होगा। अल्पतम विचलन की स्थिति की बात की जा रही है। अल्पतम विचलन की स्थिति में I डैश बराबर R डैश की, R डैश भी बराबर होगा। तो देखिए अगर I डैश के बराबर हो जाए, R डैश के बराबर हो जाए तो यहां से एक निष्कर्ष और निकल रहा है, यहां से एक निष्कर्ष और निकल रहा है कि यदि इस प्रिज्म का जो आधार कोण B और C दिखाया जा रहा है, यहां से देखिए क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि यदि कोण ABC और कोण ACB ये दोनों अगर बराबर हों, यदि कोण ABC यानी इस कोण की बात की जा रही है और ACB इस कोण की बात की जा रही है, अगर प्रिज्म के ये दोनों आधार के कोण बराबर है तो निश्चित ही अल्पतम विचलन की स्थिति में अपवर्तित किरण QR
और प्रिज्म का आधार BC, ये दोनों एक दूसरे के समांतर होंगे। अल्पतम विचलन की दशा में यहां देखिए एक कंडीशन ये भी हमको मिल गया कि अगर ABC और ACB ये दोनों बराबर है प्रिज्म के, तो निश्चित ही जो QR वाली अपवर्तित किरण है ये समांतर होगी प्रिज्म के आधार वाली भुजा BC की, यानी QR और BC एक दूसरे के ठीक समांतर होंगी। तो ये कंडीशन ये भी मिल गया। और यहां से देखिए हम अगर देखा जाए दोनों पृष्ठों पर जो अपवर्तन हो रहा है, इन दोनों पृष्ठों पर अगर विचलन देखा जाए तो इस पृष्ठ पर, इस पृष्ठ AB पर विचलन कोण ये मिल रहा है और पृष्ठ AC पर विचलन कोण हमको यह प्राप्त हो रहा है, ये विचलन कोण कहा जाएगा, ये कोण। तो अब देखिए ये कोण I है, तो यहां से यहां ये पूरा कोण I कहा जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण है। और अगर इतना कोण R लिखा है तो इस कोण को हम I माइनस R कह सकते हैं, I माइनस R। अब ठीक इसी प्रकार यहां अगर देखा जाए तो ये पूरा कोण I डैश है, तो ये दोनों रेखाएं पीछे बढ़ाया जाए तो ये पूरा कोण I डैश कहा जाएगा शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण। अब ये कोण इतना R डैश है, तो ये ऊपर जो कोण होगा ये I डैश माइनस R डैश लिखा जा सकता है, I डैश माइनस R डैश इस कोण को कह सकते हैं। इस प्रकार से हमें यहां दो रिजल्ट मिल रहा है। एक रिजल्ट तो हम ये कह सकते हैं अल्पतम विचलन के लिए हमें तीन कंडीशन यहां मालूम चल रहा है। अल्पतम विचलन अल्पतम विचलन की स्थिति में देखिए तीन कंडीशन हम देख चुके हैं। क्या क्या होता है अल्पतम विचलन की स्थिति में? तो पहला तो बताया गया आपतन कोण I और निर्गमन कोण I डैश, ये दोनों बराबर होंगे। अल्पतम विचलन की स्थिति में आपतन कोण I और निर्गमन कोण I डैश बराबर होंगे। और दूसरा केस क्या बताया गया कि इस अल्पतम विचलन की स्थिति में I डैश अगर बराबर है, R डैश बराबर है, और यहां देखिए यदि ये ABC कोण, यानी हम इस प्रिज्म का दोनों आधार कोण ले लें, यदि ऐसा है कोण ABC, यदि कोण ABC और कोण ACB ये दोनों कोण अगर बराबर हैं तो निश्चित ही अपवर्तित किरण QR यह प्रिज्म के आधार BC के समांतर होगी। और एक तीसरा कंडीशन क्या मिल रहा है अल्पतम विचलन की स्थिति में? तीसरे में कह सकते हैं दोनों पृष्ठ पर जो विचलन कोण प्राप्त हो रहा है, पृष्ठ AB पर विचलन कोण यानी I माइनस R, प्रिज्म AB पर विचलन कोण I माइनस R और प्रिज्म AC पर विचलन कोण I डैश माइनस R डैश, यह दोनों भी बराबर होंगे। तो अल्पतम विचलन के लिए यह तीन बातें ध्यान रखेंगे। अब आइए देखते हैं प्रिज्म के अपवर्तन के लिए सूत्र। तो प्रिज्म के लिए अपवर्तन के लिए हम सूत्र प्रिज्म का ज्ञात करने वाले हैं। आइए देखते हैं इस फिगर के माध्यम से हम प्रिज्म के अपवर्तन का सूत्र ज्ञात कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो यहां देखिए ABC ये प्रिज्म में दिखाया गया है और यहाँ PQ आपतित किरण है और आपतित किरण को आगे बढ़ाया गया है डॉटेड लाइन से, और यहाँ अपवर्तित किरण QR है और निर्गत किरण RS। निर्गत किरण को पीछे बढ़ाया गया, ये दोनों आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण डेल्टा यहाँ कहलाता है विचलन कोण। तो विचलन कोण डेल्टा है। और यहाँ देखिए हम यहाँ से अगर निकालना चाहें तो यहाँ एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, इस त्रिभुज को हम DQR कह सकते हैं। और त्रिभुज DQR में इस DQ यानी QD वाली भुजा को अगर आगे बढ़ाया जाए तो ये कोण डेल्टा हमको प्राप्त होता है। तो इस प्रकार इस DQR त्रिभुज के लिए जो कोण डेल्टा है ये बहिष्कोण कहलाएगा। और बहिष्कोण की एक प्रॉपर्टी है कि बहिष्कोण किसी त्रिभुज के जिस शीर्ष पर बनता है उस शीर्ष के अंतःकोण को छोड़कर शेष दो अंतःकोणों का योग होता है। जैसे यहाँ डेल्टा D वाले शीर्ष पर बन रहा है बहिष्कोण, और बहिष्कोण डेल्टा किसके बराबर होगा? तो हम कहेंगे कोण Q और यहाँ कोण R, इन दोनों कोणों का योग इस डेल्टा के बराबर होगा निश्चित रूप से। तो अब हम यहाँ अपवर्तन के लिए सूत्र ज्ञात करना चाहते हैं। तो यहाँ देखिए एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, त्रिभुज DQR में बहिष्कोण के नियम से हम बहिष्कोण का नियम लगाने वाले हैं।
बहिष्कोण के नियम से हम क्या लिख सकते हैं कि जो बहिष्कोण डेल्टा है ये बराबर होगा इस अंतःकोण I माइनस आर प्लस दूसरा अंतःकोण है I डैश माइनस आर डैश, I डैश माइनस आर डैश, इनका योग होगा। अब इसको अगर थोड़ा सॉल्व किया जाए, ब्रैकेट ओपन किया जाए, तो यहां से हमको मिल सकता है, देखिए डेल्टा इक्वल टू आई और आई डैश को एक साथ ले लिया जाए, आई प्लस आई डैश, और यहां दोनों में माइनस कॉमन ले लें तो ये आर प्लस आर डैश मिल जाएगा, आर प्लस आर डैश। यहां से देखिए आर प्लस आर डैश लिखने वाले हैं, ये हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 डाल दीजिए। अब यहां से देखेंगे, ये देखिए एन क्यू ई बिंदु क्यू पर खींचा गया अभिलंब है, तो इसलिए अगर हम यहाँ ए क्यू ई कोण की बात करें, ए क्यू ई, तो ये 90 डिग्री होगा, और दूसरा ए आर ई ये भी 90 होगा, क्योंकि यहाँ एम आर ई ये बिंदु आर पर खींचा गया अभिलंब है। तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ एक चतुर्भुज देख रहे हैं, इसमें चतुर्भुज ए क्यू ई आर, देखिए चतुर्भुज ए क्यू ई आर में, चतुर्भुज ए क्यू ई आर में, इस चतुर्भुज में देखें अगर, तो यहां इन दोनों कोणों का योग 90, ये कोण 90 और ये भी 90, इनका योग 180, तो निश्चित ही कोण ए और कोण ई का अगर योग करें तो ये भी 180 होगा, क्योंकि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है। और यहां हमें मालूम है कि यह कोण 90 है और यह कोण 90, तो निश्चित ही दो बचे कोणों का योग भी 180 के बराबर कह सकते हैं, यानी ए प्लस ई इनका योग 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री कह सकते हैं। और यहां देखिए इस त्रिभुज को, त्रिभुज क्यू ई आर में, त्रिभुज क्यू ई आर में, तो इस त्रिभुज की बात करें तो यहां देखिए ये कोण आर दिखाया गया और इसको आर डैश, और इस कोण को अगर ई कहा जाए तो इन तीनों कोणों का योग 180 अंश होगा। त्रिभुज के तीन अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है, हम नियम लगा सकते हैं। तो यहां से देखिए क्या आएगा, आर प्लस आर डैश प्लस ई बराबर 180 डिग्री। अब इन दोनों कोणों की तुलना कर दीजिए, इन दोनों समीकरणों की तुलना कर दीजिए, दोनों समीकरणों की तुलना से इन दोनों की अगर तुलना किया जाए तो यहां से देखिए यहां ए के साथ ई जुड़ा है तब 180, और यहां आर प्लस आर डैश के साथ ई जुड़ा है तब 180, यानी ए और आर प्लस आर डैश निश्चित रूप से यहां बराबर कहे जा सकते हैं। तो हम इन दोनों की तुलना करके हम लिख सकते हैं कि आर प्लस आर डैश ये बराबर होगा ए के। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 डाल सकते हैं। अब इक्वेशन 2 को समीकरण, इसमें क्वेश्चन 1 में हम रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। तो समीकरण 1 में देखिए रखिए इस मान को, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हमें क्या संबंध मिल जाएगा, इस मान को अगर रख दिया जाए यहां पर तो इसकी जगह पर ए रखा जा सकता है, यहां हो जाएगा डेल्टा इक्वल टू आई प्लस आई डैश और साथ में माइनस ए, ये लिखा जा सकता है। या इसको हम बाएं पक्ष में ले आए तो आई प्लस आई डैश की वैल्यू क्या होगी, तो यहां से देखिए आई प्लस आई डैश ये इक्वल टू मिल जाएगा हमको ए प्लस डेल्टा एम, ए प्लस डेल्टा के बराबर, ए को इधर ले आएंगे तो ए प्लस डेल्टा ये आई प्लस आई डैश के बराबर होगा। इसको इक्वेशन नंबर हम 3 डाल सकते हैं, इक्वेशन 3। अब समीकरण नंबर 2 और 3 हमें प्राप्त हो चुके हैं। अब अगर प्रिज्म अल्पतम विचलन की स्थिति में है तो अल्पतम विचलन की स्थिति में हम कंडीशन पढ़ चुके हैं, अल्पतम विचलन की स्थिति में
अल्पतम विचलन की स्थिति में क्या पढ़ चुके हैं कि आई बराबर होता है आई डैश के, आर बराबर होता है आर डैश के, और जो विचलन होता है डेल्टा उसको हम अल्पतम विचलन डेल्टा एम लिखते हैं। तो अल्पतम विचलन की स्थिति में आई बराबर आई डैश, आर बराबर आर डैश और डेल्टा बराबर डेल्टा एम लिखा जा सकता है। अब समीकरण 2 और 3 को देखिए, 2 और 3 में अगर यह बातें रख दिया जाए तो समीकरण 2 और 3 से हमें क्या मिल जाएगा? समीकरण 2 से हमने यहां पर आई डैश की जगह पर आई रख दिया तो 2i बराबर मिल जाएगा a प्लस डेल्टा एम। तो यहां देखिए समीकरण 2 से पहले लिख रहे हैं तो यहां से समीकरण 2 में हम r प्लस आर लिखेंगे तो 2r बराबर मिल जाएगा 2r बराबर a, या इसको हम लिख सकते हैं r बराबर a बाई 2, r बराबर a बाई 2। और फिर समीकरण 3 से अगर देखा जाए तो समीकरण 3 से क्या मिलने वाला है? समीकरण 3 से तो यहां मिल जाएगा i प्लस आई कर देंगे तो 2i हो जाएगा 2i, और यहाँ a प्लस डेल्टा को अब हम डेल्टा m लिखेंगे, अल्पतम विचलन की स्थिति ली गई है। या i की वैल्यू अगर निकालें तो i की वैल्यू यहां से क्या मिल जाएगी? i इक्वल टू a प्लस डेल्टा एम बाई 2, a प्लस डेल्टा एम बटा 2, ये मिल जाएगा। अब i और r हमको प्राप्त हो गए, स्नेल का नियम ले लेंगे और स्नेल के नियम में i और r का मान रख देंगे। स्नेल के नियम से तो स्नेल के नियम से देखिए क्या लिख सकते हैं? n बराबर, जहां n वायु के सापेक्ष प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है, यानी कांच का अपवर्तनांक कह सकते हैं, n है। तो यहां देखिए n बराबर साइन आई बटा साइन आर, ये स्नेल का नियम है। और i और r का मान यहां हम निकाल चुके हैं, रख दीजिए। i व r के मान रखने पर i व r के मान रखने पर यहां से मिल जाएगा n बराबर साइन i की जगह पर a प्लस डेल्टा एम बाई 2, और नीचे हो जाएगा r की जगह पर साइन a बाई 2, साइन a बाई 2। ये फार्मूला हमको मिल जाएगा। इसी को हम कहेंगे कि प्रिज्म के लिए अपवर्तन का सूत्र है, एक प्रिज्म के लिए अपवर्तन का सूत्र है। और इससे हम अगर प्रिज्म कोण a और अल्पतम विचलन कोण डेल्टा m मालूम हो तो हम उस प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक निकाल सकते हैं इस फार्मूले की सहायता से। अब अगर प्रिज्म बहुत पतला है तो पतले प्रिज्म के लिए क्या सूत्र होगा अपवर्तन का? तो पतले प्रिज्म द्वारा विचलन की स्थिति में देखिए क्या होगा? पतले प्रिज्म द्वारा विचलन पतले प्रिज्म द्वारा विचलन के लिए हमें निकालना है। तो यदि प्रिज्म बहुत पतला ले लिया जाए तो बहुत पतले प्रिज्म के लिए हम क्या कंडीशन लगा सकते हैं? यदि प्रिज्म बहुत पतला हो, यदि प्रिज्म बहुत पतला हो बहुत पतला का मतलब क्या हुआ कि जो प्रिज्म कोण हो वो प्रिज्म कोण 5 डिग्री या इससे कम हो, 5 डिग्री या इससे कम हो, यानी ए की वैल्यू लेस हो या इक्वल हो 5 डिग्री के। तो ऐसे प्रिज्म को हम पतला प्रिज्म मान सकते हैं। पतला प्रिज्म कहने के लिए 5 अंश या उससे छोटा जब होता है प्रिज्म कोण तो उस प्रिज्म को हम पतला कह देते हैं। तो यदि प्रिज्म बहुत पतला हो तब देखिए पतले प्रिज्म के लिए हम क्या लिख सकते हैं? अगर प्रिज्म पतला है तो निश्चित ही a प्लस डेल्टा एम बाई 2 ये भी छोटा होगा, कोण a छोटे होंगे, डेल्टा m छोटे होंगे, तो इनका योग जो किया गया है ये मान भी सब छोटे होंगे। और इस छोटे मानों के लिए हम कंडीशन लगा सकते हैं कि साइन a प्लस डेल्टा एम बाई 2, साइन a प्लस डेल्टा एम बाई 2, इसका मान हम सीधे a प्लस डेल्टा एम बाई 2 रख सकते हैं। तथा
साइन ए बाई टू को हम सीधे ए बाई टू कह सकते हैं, इसको ए बाई टू के बराबर सीधे कहा जा सकता है। तो यदि प्रिज्म बहुत पतला हो तो उस स्थिति में हम साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू को हम ए प्लस डेल्टा एम बाई टू लिख सकते हैं और साइन ए बाई टू को सीधा ए बाई टू। अब इस समीकरण से देखिए क्या मिलेगा, इसको इक्वेशन नंबर 4 डाल दीजिए और समीकरण 4 में यही वैल्यू रख दीजिए। समीकरण 4 से क्या मिल जाएगा, n बराबर, इसको हम a प्लस डेल्टा एम बाई टू रख दें, a प्लस डेल्टा एम बाई टू और नीचे हो जाएगा a बाई टू। यहां देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और n इक्वल टू हमको मिल जाएगा a प्लस डेल्टा एम बटा a। या इसको अलग अलग कर दिया जाए तो अलग अलग करने पर यहां हमें मिल जाएगा a बटा a प्लस डेल्टा एम बटा a। a से a कैंसिल किया जा सकता है, यहाँ 1 आ जाएगा और इसको पक्षांतर कर लिया जाए तो डेल्टा एम बटा a की वैल्यू आ जाएगी n-1 के बराबर, n-1 के बराबर। या a से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो यहाँ से देखिए विचलन निकल आएगा डेल्टा एम इक्वल टू n-1 इंटू a, ये कहा जा सकता है। ये पतले प्रिज्म द्वारा विचलन के लिए सूत्र कहा जाएगा, पतले प्रिज्म द्वारा ये विचलन का सूत्र होगा। अब आइए देखते हैं सूर्य के श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा विचलन और परिक्षेपण क्या होता है। अब हमें सूर्य के श्वेत प्रकाश का विचलन देखना है। सूर्य के श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा विचलन तथा परिक्षेपण। सूर्य के श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा विचलन तथा परिक्षेपण। यहां हमने मान लिया कि ये प्रिज्म है एबीसी और इस प्रिज्म पर एक श्वेत प्रकाश डाल रहे हैं, ये श्वेत प्रकाश लिया गया है। अब निश्चित ही अगर श्वेत प्रकाश की कोई किरण डाली जाएगी, अगर श्वेत प्रकाश की किरण डाली जाएगी तो ये प्रिज्म का गुण है, ये अवयवी रंगों में विभक्त होगा। तो यहां से हमने केवल और केवल 2 रंगों के लिए लिया है, इस तरीके से। ये 2 अपवर्तित किरणों को हमने दिखाया, नीचे वायलेट कलर की मिलेगी, ऊपर रेड कलर की मिलेगी। अब इन अपवर्तित किरणों को अगर पीछे बढ़ाया जाए, इन अपवर्तित किरणों को अगर पीछे बढ़ाया जाए तो यहां से देखिए अपवर्तित किरणों को अगर पीछे बढ़ाया जाए तो हम इसको थोड़ा विचलन को अधिक दिखा दीजिए जिससे दोनों किरणों को आसानी से दिखाया जा सके। अब यहां से हम आसानी से दिखा सकते हैं। यह हो जाएगी आपतित किरण की दिशा, ये आपतित किरण की दिशा है और ये इसको पीछे बढ़ाया जाए, इस किरण को अगर पीछे बढ़ाया जाए और इस किरण को पीछे बढ़ाया जाए तो यहां देखिए ये दोनों एक निश्चित बिंदु पर कहीं काट रहे होंगे। तो यहां हमने मान लिया किसी बिंदु पर यहां दोनों काट रहे हैं, इनके बीच के कोण को हम थीटा कह सकते हैं। ये कोण थीटा लिया गया है, थीटा। यहां मान लीजिए बिंदु ओ पर ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं और ये विचलन कोण जो ये लिया गया है
ये लाल कलर के लिए है रेड प्रकाश किरण, और ये वायलेट कलर की स्पेक्ट्रा है। इनको पीछे बढ़ाया गया, बिंदुओं पर एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो यहां से हम इस कोण को मान लीजिए विचलन कोण है ये लाल रंग का, इसको हम डेल्टा आर लिख सकते हैं। और ये विचलन कोण होगा बैगनी रंग का, इसको हम डेल्टा वी लिख सकते हैं। तो श्वेत प्रकाश के लिए मालूम है कि जब श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म पर डाली जाती है तो वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त होती है। अवयवी रंगों में विभक्त होती है यानी हम जानते हैं श्वेत प्रकाश जो होता है वो 7 रंगों का मिश्रण होता है, तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। 7 रंगों की हमको एक पट्टी प्राप्त होती है, अलग अलग पट्टियां 7 रंगों की प्राप्त होती है, जिसमें सबसे नीचे वाली पट्टी जो होती है वह वायलेट कलर की होती है, बैगनी कलर की, और सबसे ऊपर जो पट्टी होती है वह रेड कलर की होती है। और बीच में बाकी सब क्रम से सारी पट्टियां बाकी होती हैं। हम पीछे बता चुके हैं इस बात को कि बाकी कलर और भी होते हैं, इसमें 7 कलर की हमको पट्टी प्राप्त होती है। एक वायलेट होता है, एक इंडिगो होता है, और एक ब्लू कलर होता है, और फिर ग्रीन कलर होता है, और फिर ऑरेंज कलर होता है, यहाँ येलो कलर एक होता है, येलो, और सबसे ऊपर रेड कलर। इस तरीके से 7 रंगों का हमें बैंड प्राप्त होता है। और इसमें मध्यवर्ती की रंग की बात की जाए तो मध्यवर्ती रंग को पीला को कहा जाएगा, ये मध्यवर्ती रहता है। इसमें मध्यवर्ती जो रंग होता है वो पीला रंग होता है, ये ध्यान रखिए, इसको मध्यवर्ती रंग कहते हैं। क्योंकि पट्टियां जो प्राप्त होती है उनकी जो चौड़ाई होती है स्पेक्ट्रास की वो भिन्न भिन्न होते हैं, इसलिए बीच में जो मध्यवर्ती उसका स्पेक्ट्रम मिलता है पीले रंग का होता है, तो इसीलिए पीले रंग को मध्यवर्ती रंग कहते हैं। तो सूर्य के श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा यहां विचलन दिखाया गया कि जब श्वेत प्रकाश इससे गुजारी जाती है किसी प्रिज्म से तो यह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। तो अवयवी रंगों में प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश को अवयवी रंगों में विभक्त करने की इस घटना को हम वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण कहते हैं। इसी को हम वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण कहते हैं। तो परिक्षेपण मालूम चल गया होगा। अब क्यों ऐसा होता है, क्यों प्रिज्म श्वेत प्रकाश किरण का परिक्षेपण करता है, क्यों इसको अलग अलग रंगों में विभक्त करता है, किस कारण से? क्या ये प्रिज्म का गुण है या प्रिज्म के पदार्थ के कारण ऐसा होता है, क्यों ऐसा होता है? तो उसके लिए एक उत्तर यही कहा जा सकता है कि हम जानते हैं कि अलग अलग रंगों के प्रकाश की जो चाल होती है वो किसी माध्यम में भिन्न भिन्न होती है। निर्वात में तो सभी रंगों की चालें समान होती हैं। सूर्य के प्रकाश के विभिन्न रंगों की जो किरण है उनकी निर्वात में चाल सबकी समान होती है, लेकिन किसी माध्यम में अगर कहें तो माध्यम में सभी रंगों की जो किरणें हैं उनकी चालें भिन्न भिन्न होती है। सबसे कम चाल बैगनी रंग के प्रकाश की होती है और सबसे अधिक चाल जो होती है वो लाल रंग के प्रकाश की होती है। अब बैगनी रंग के प्रकाश की चाल सबसे कम है, इसलिए अगर हम अपवर्तन की बात करें कि बैगनी रंग की किरण का कांच के लिए अपवर्तन जो होगा वो सबसे अधिक होगा। बैगनी रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है, इसीलिए अपवर्तनांक बैगनी रंग की किरण का कांच के लिए जो अपवर्तनांक होगा वो सबसे ज्यादा होता है, और लाल रंग का अपवर्तनांक जो होता है कांच के लिए वो सबसे कम होता है। इसीलिए विचलित सबसे ज्यादा विचलित होती है बैगनी रंग। चाल सबसे कम होती है बैगनी रंग की और लाल रंग की चाल अधिक होती है। इस कारण से विचलन सबसे ज्यादा बैगनी रंग में होता है और सबसे कम विचलन लाल रंग में होता है। बाकी इसी क्रम में विचलित होती है उनके तरंगदैर्ध्य के क्रम में। तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा तरंगदैर्ध्य लाल रंग का होता है, सबसे कम तरंगदैर्ध्य बैगनी रंग का होता है। तो जिसका विचलन सबसे ज्यादा होगा, भाई जिसका विचलन सबसे ज्यादा होगा निश्चित ही उसका तरंगदैर्ध्य सबसे कम होगा, यानी सबसे कम तरंगदैर्ध्य की किरण का विचलन सबसे ज्यादा। अपवर्तनांक की बात करें तो उस कांच के लिए बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा, विचलन जिसका ज्यादा है उसका अपवर्तनांक भी ज्यादा होगा। तो हम यहां से देख सकते हैं कि अपवर्तनांक बैगनी रंग का जो होता है वह सबसे अधिक होगा, यानी लाल रंग से भी अधिक होता है। ये
यहां हमने दो किरण केवल लिया है, दोनों शीर्ष वालों को, बैगनी और लाल के लिए। तो अगर हम इन दोनों की तुलना करें तो इन दोनों की तुलना करने पर क्या मालूम चल रहा है कि अपवर्तन सबसे ज्यादा बैगनी रंग में, लाल और बैगनी में अपवर्तन बैगनी का ज्यादा होता है और लाल का कम होता है। और विचलन की अगर बात करें तो विचलन कोण जो होगा, यहां से देखिए विचलन, सबसे ज्यादा विचलन बैगनी रंग का और कम लाल रंग का होगा। और चाल की अगर बात करें, चाल की, तो सबसे ज्यादा चाल, यहां चाल की अगर बात करें तो लाल रंग की चाल जो होगी वो अधिक होगी, बैगनी रंग की चाल कम होगी। ये बैगनी रंग की चाल कम होगी। तरंगदैर्घ्य की अगर बात किया जाए तो तरंगदैर्घ्य देखिए लैम्डा आर जो होता है ये बड़ा होता है लैम्डा वी से। बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है। तो इन गुणों पर आधारित प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इन गुणों को ध्यान रखेंगे। तो यहां से क्लियर हो गया होगा कि विचलन या वर्ण विक्षेपण क्या होता है। इसी को हम परिक्षेपण कहते हैं। परिक्षेपण और वर्ण विक्षेपण दोनों एक ही घटना है कि जब सूर्य के श्वेत प्रकाश को, या सूर्य के प्रकाश को ही श्वेत प्रकाश कहते हैं, जब श्वेत प्रकाश किरण को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण अथवा परिक्षेपण कहते हैं। अब परिक्षेपण क्षमता क्या होती या कोणीय परिक्षेपण क्या होता है, इस बात को भी हमें ध्यान रखना है। तो कोणीय परिक्षेपण के लिए किसी दो रंगों के निर्गत किरणों के बीच का जो कोण होता है, किन्हीं दो रंगों की किरणों, निर्गत किरणों के बीच के कोण को हम कहेंगे उन रंगों के लिए कोणीय परिक्षेपण। तो दो रंगों के लिए यहां देखिए एक बैगनी और एक लाल रंग के लिए लिखा गया है। तो बैगनी और लाल रंग की निर्गत किरणों के बीच का जो कोण है, यहां देखिए इनके बीच के कोण को थीटा से लिखा गया। तो इनके बीच के कोण को थीटा से लिखा गया, तो थीटा को कहेंगे बैगनी और लाल रंग के बीच कोणीय परिक्षेपण। तो कोणीय परिक्षेपण को थीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो किन्हीं दो निर्गत किरणों, किन्हीं दो रंगों की निर्गत किरणों के बीच के कोण को हम उन प्रकाश किरणों के बीच कोणीय परिक्षेपण कहते हैं और इसको थीटा से प्रदर्शित करते हैं। और यहां से अगर देखा जाए तो थीटा बराबर क्या मिलेगा भाई, थीटा कोण किसके बराबर होगा, तो इस कोण को हम कोण थीटा कहेंगे। और ये थीटा कोण विचलन कोण बैगनी रंग का और विचलन कोण लाल रंग का, इनका अंतर निकालने पर मिलता है। तो यानी थीटा बराबर हम लिख सकते हैं डेल वी माइनस डेल आर। डेल वी और डेल आर का अंतर होगा, यानी बैगनी रंग की किरण का विचलन कोण माइनस लाल रंग की किरण का विचलन कोण, इनका अंतर अगर ले लिया जाए तो हमें इन दोनों रंगों के लिए कोणीय परिक्षेपण थीटा प्राप्त हो जाएगा। अब यहां हम देखिए पीछे सूत्र पढ़ चुके हैं। पीछे सूत्र पतले प्रिज्म के लिए क्या बताया गया, n-1 इंटू ए, ये फार्मूला पढ़ चुके हैं। अब अगर हम यहां बैगनी रंग के लिए ले रहे हैं, अगर बैगनी रंग के लिए ले रहे हैं तो निश्चित ही अपवर्तनांक भी बैगनी रंग के लिए लिया जाएगा, और अगर रेड के लिए ले रहे हैं तो यहां अपवर्तनांक भी रेड के लिए लिया जाएगा। अब इन दोनों मानों को उठा के यहां रख दीजिए और यहां सूत्र को थोड़ा सा सॉल्व किया जाए। एक सूत्र तो ये हो गया विचलन कोण के पदों में, और दूसरा देखिए अपवर्तनांक के पदों में हम यहीं से लिख सकते हैं। तो यहां अगर डेल वी को हम लिख दें NV-1 इंटू ए, माइनस दूसरे को हम लिख सकते हैं NR-1 इंटू ए। ब्रैकेट को ओपन करके सॉल्व किया जाए तो ये हो जाएगा NV, इन दोनों में ए को ले लीजिए कॉमन, ए को कॉमन ले लीजिए। तो ए कॉमन ले लेंगे तो यहां -1 हो जाएगा और ये माइनस NR+1 हो जाएगा। बाहर हमने ए कॉमन ले लिया, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। थीटा बराबर यहां हमको मिल जाएगा NV माइनस NR इंटू ए, ये कहा जा सकता है। तो ये कोणीय परिक्षेपण के लिए सूत्र होगा, इसको हम कोणीय परिक्षेपण कहेंगे। कोणीय परिक्षेपण ये होता है। कोणीय परिक्षेपण हम ऐसे भी कह सकते हैं कि किन्हीं दो रंगों के निर्गत किरणों के बीच के कोण को हम कोणीय परिक्षेपण कहेंगे, या ऐसा भी कहा जा सकता है कि किन्हीं दो निर्गत किरणों के विचलन कोणों का अंतर उन रंगों की किरणों के लिए कोणीय परिक्षेपण कहलाता है।
तो ये कोणीय परिक्षेपण हो गया। अब आइए देखते हैं वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होती है। वर्ण विक्षेपण क्षमता, वर्ण विक्षेपण क्षमता, तो वर्ण विक्षेपण क्षमता एक ऐसी राशि है कि जो कि उस हम कह सकते हैं विमाहीन है, वो विमाहीन राशि है, यानी दो कोणों का अनुपात है। वर्ण विक्षेपण क्षमता जो होता है वो दो कोणों का अनुपात होता है, जो भिन्न भिन्न पदार्थ के लिए भिन्न भिन्न होता है। वो पदार्थ पर सीधे निर्भर करता है, तो भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होता है क्या वर्ण विक्षेपण क्षमता? हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? तो अगर श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म पर, पतले प्रिज्म पर डाला जाए, जब किसी श्वेत प्रकाश को पतले प्रिज्म पर डाला जाता है तो वहां बैगनी रंग के प्रकाश किरण का विचलन और लाल रंग के प्रकाश किरणों के विचलन का जो अंतर होगा उसको हम कोणीय परिक्षेपण कह सकते हैं। तो यहां हम इस प्रकार से भी बता सकते हैं कि जब श्वेत प्रकाश को किसी पतले प्रिज्म पर आपतित कराया जाता है तो बैगनी रंग और लाल रंग के बीच कोणीय परिक्षेपण, बैगनी रंग की किरण और लाल रंग की किरण के बीच कोणीय परिक्षेपण तथा मध्यवर्ती किरण का विचलन कोण का जो अनुपात होता है उसी को हम वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं, उसी को वर्ण विक्षेपण क्षमता कहा जाता है। यानी किसी पतले प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश जब आपतित कराया जाता है तो बैगनी रंग की किरण तथा लाल रंग की निर्गत किरण, बैगनी रंग की निर्गत किरण और लाल रंग की निर्गत किरण के बीच कोणीय परिक्षेपण तथा मध्यवर्ती रंग यानी पीला रंग, कांच के लिए मध्यवर्ती पीला रंग को कहा जाता है, तो तथा पीला रंग के विचलन कोण का जो अनुपात होता है उसी को हम वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। और इसको ग्रीक अक्षर ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, ग्रीक अक्षर ओमेगा से इसको प्रदर्शित किया जाता है। तो ओमेगा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, यहां कहा गया कोणीय परिक्षेपण थीटा, किसके लिए? बैगनी रंग और लाल रंग की किरणों के बीच का कोणीय परिक्षेपण थीटा और मध्यवर्ती, मध्यवर्ती यानी पीले रंग का विचलन कोण, पीले रंग का विचलन कोण, बैगनी और लाल रंगों के बीच कोणीय परिक्षेपण और मध्यवर्ती रंग का विचलन कोण का अनुपात वर्ण विक्षेपण क्षमता कहलाता है। अब थीटा की वैल्यू हम यहां से निकाल चुके हैं, इस सूत्र को हम इस रूप में भी दिखा सकते हैं। थीटा की जगह पर हम डेल वी माइनस डेल आर लिख सकते हैं और नीचे बटा डेल वाई, ऐसा भी दिखाया जा सकता है। तो ये वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए सूत्र है। या देखिए इस डेल वी माइनस डेल आर को यहां परिवर्तित किया गया है एन वी माइनस एन आर के पदों में, तो इस रूप में भी हम इसको बदल सकते हैं। यहां से देखिए हम अगर इस फार्मूले का प्रयोग करें तो यहां अगर y के लिए लिखा जाए तो ये हो जाएगा एन वाई माइनस वन इंटू ए, ये y के लिए हो जाएगा। अब इन सभी मानों को यहां रख दिया जाए तो ओमेगा का देखिए एक रूप और मिल जाएगा, यहां से मिल जाएगा एन वी माइनस एन आर, एन वी माइनस एन आर इंटू ये, और नीचे हो जाएगा एन वाई माइनस वन इंटू ये, ए से ए कैंसिल हो जाएगा। एट लास्ट हमको ओमेगा बराबर एन वी माइनस एन आर अपॉन एन वाई माइनस वन, ये मिल जाएगा वर्ण विक्षेपण क्षमता। तो वर्ण विक्षेपण क्षमता जो होती है वह पदार्थ पर निर्भर करती है, प्रिज्म के पदार्थ पर निर्भर करती है। जैसे फ्लिंट कांच, अगर फ्लिंट कांच का निर्मित कोई प्रिज्म है या क्राउन कांच का निर्मित प्रिज्म है तो जो फ्लिंट कांच का निर्मित प्रिज्म है उसकी वर्ण विक्षेपण क्षमता अधिक होगी क्राउन कांच के प्रिज्म की तुलना में। क्राउन कांच के अगर कोई प्रिज्म है तो उसकी तुलना में फ्लिंट कांच का जो प्रिज्म होगा उसकी वर्ण विक्षेपण क्षमता अधिक होती है। तो वर्ण विक्षेपण क्षमता देखिए कोणों का अनुपात है, ये विचलन कोण है ऊपर भी और नीचे भी, तो कोणों का अनुपात होता है। या अपवर्तनांक की अगर बात करें तो अपवर्तनांक का भी यहां अनुपात मिल रहा है। अब जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर है उसकी इस सूत्र की जो स्वीकृति है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दूसरे रूप में प्राप्त हुआ है। अब कौन सा रूप है? हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो स्वीकृति मिली है तो हमारी आंखें जो होती हैं वह, हमारी आंखें दृश्य भाग के लिए सुग्राही होती हैं।
केवल दृश्य भाग, प्रकाश किरण के केवल दृश्य भाग को ही देख सकती है। तो सबसे अधिक सुग्राही ये देखा गया कि हाइड्रोजन की एफ रेखा और सी रेखा, हाइड्रोजन की एफ रेखा और सी रेखा के मध्य जितने स्पेक्ट्रम बनते थे उन सब के लिए हमारी आंख अधिक सुग्राही होती है। तो इसी आधार पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस सूत्र को, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो स्वीकृति मिली है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस सूत्र को किस रूप में लिखा गया? तो चूंकि बैगनी रंग जो होता है वो हरा और आसमानी का मिश्रण लगभग लगता है, तो जो हाइड्रोजन की एफ रेखा है वो हरा और आसमानी, हरा आसमानी कलर की है, यानी हरा आसमानी के मिश्रण कह सकते हैं। एफ रेखा का जो कलर होता है हाइड्रोजन की वो हरे और आसमानी रंग के मिश्रण के रूप में, यानी हम बैगनी के समान, बैगनी के तुल्य वो दिखाई देता है। और जो सी रेखा है हाइड्रोजन की वह लाल रंग के तुल्य है, वो लाल होती है। तो अब यहां देखिए वायलेट वी ना लिखकर हम इसको हाइड्रोजन की एफ रेखा के तुल्य, यानी इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो स्वीकृति मिली है इस सूत्र को, उसमें हमने एन एफ लिखा है और माइनस एन सी, और नीचे यहां हो जाएगा एन डी माइनस वन। ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस सूत्र को स्वीकृति इस रूप में मिली है। अब इसमें डी क्या लिखा गया, एन डी क्या लिखा गया? तो डी जो होती है सोडियम की डी रेखा है। ये सोडियम की डी रेखा जो होती है पीले रंग की होती है, सोडियम की डी रेखा पीले रंग की होती है। और बाकी हाइड्रोजन की एफ और सी रेखाएं जो होती है, ये एफ रेखा जो होती है वो वायलेट के समान दिखती है, बैगनी के समान दिखती है, और हाइड्रोजन की सी रेखा जो होती है वो लाल के समान दिखती है। तो इसलिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस सूत्र को इस रूप में स्वीकार किया गया है कि ओमेगा इक्वल टू एन एफ माइनस एन सी अपॉन एन डी माइनस वन। इसमें एन एफ क्या है? तो एन एफ हाइड्रोजन की एफ रेखा का अपवर्तनांक कहा जाएगा, और एनसी हाइड्रोजन की सी रेखा का अपवर्तनांक कहा जाएगा, और एनडी सोडियम की डी रेखा का अपवर्तनांक कहा जाएगा। तो यह वर्ड विक्षेपण क्षमता के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत किया गया सूत्र है। और जनरल सूत्र हम ओमेगा इक्वल टू एन बी माइनस एन आर एन वाई माइनस वन, और परिभाषा से हम कह सकते हैं बैगनी और लाल रंग के बीच कोणीय परिक्षेपण और मध्यवर्ती रंग का विचलन कोण का अनुपात वर्ड विक्षेपण क्षमता कहलाता है। और यह एक विमाहीन मात्रकहीन राशि होता है क्योंकि यह कोणों का अनुपात है, और यह प्रिज्म के पदार्थ पर निर्भर करता है, पदार्थ का गुण है। फ्लिंट कांच के लिए वर्ड विक्षेपण क्षमता अधिक होती है क्राउन कांच से। तो इस प्रकार हम वर्ड विक्षेपण क्षमता के बारे में यहाँ प्रिज्म से जुड़ी हुई काफी बातों पर चर्चा की गई। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको यह क्लास पसंद आई हो तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, लाइक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के बीच इसको जरूर भेजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।